हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड विज़न में। आप लोग को पता होगा कि हम एनसीईआरटी 10th का सीरीज चला रहे हैं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा आप लोग के लिए। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, जो वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पे आप लोग देख सकते हैं जाके, अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धातु और अधातु। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सिर्फ फैक्ट पढ़ा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु, यहाँ देखिएगा। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। इस धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। इससे पहले धातु कौन कौन सा है देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक तथा ये सब धातु की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे। धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है। आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं? जिसके चादर पीटकर चादर बनाया जाता है धातुओं को, उसे आघातवर्ध्यता कहा जाता है। यहाँ पे धातु के पतले तार के रूप में खींचने को तन्यता कहा जाता है। जब पतले तार में खींचेंगे तो उसे तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना आघातवर्ध्य तन्य है ये सोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। धातु ऊष्मा के सुचालक होता है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है, ठीक है। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक है और सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें धावानिक या सोनिरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे धावानिक या सोनिरस कहते हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन आदि अधातुएं के कुछ उदाहरण हैं। ये सब अधातुएं हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऐसी अधातु जो द्रव में होती है वो कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस होती है या गैस होती है। चलिए नेक्स्ट। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। अभी क्या पढ़े थे? यहाँ अभी इधर पढ़े थे हम लोग ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है उस द्रव अवस्था में होता है और जो अधातु है, और मरकरी को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है, ठीक है। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। कौन कौन से? गैलियम और सीजियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये सब है, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा अच्छा से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु है फिर भी चमकीला होता है। पीछे हम लोग पढ़े थे धातु चमकीला होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप में अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन के अन्य रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है और बहुत है कार्बन का अपरूप। विद्युत का सुचालक सिर्फ ग्रेफाइट है, ठीक है। कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं। घनत्व और गलनांक कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या है? धातुएं जो है अम्ल बनाते हैं और धातुएं क्षार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाता है। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे 2Cu प्लस ऑक्सीजन 2Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 4Alu प्लस 3O2 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब आइएगा क्या कहता है? धातु ऑक्साइड के प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। ऐसी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो दोनों तरफ है, अम्ल से और क्षार से भी, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए Al2O3 प्लस 6HCl अम्ल से बनाया, 2ACl Al एल्यूमिनियम Cl3 प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 2NOH क्षार से बनाया, 2NOAl2O2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O का निर्माण किया। इसी प्रकार अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं।
अधिकांश धातु ऑक्साइड में जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे N2O प्लस H2O 2NaOH का निर्माण करता है, K2O H2O 2KOH का निर्माण करता है। अब आगे देखिएगा, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि खुले में रहने पर आग पकड़ लेता है। कौन कौन? पोटेशियम और सोडियम। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसको? पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अब आगे आइएगा, गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब कॉपर ऑक्साइड काले रंग के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऑक्साइड ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है, इसलिए एनोडीकरण किया जाता है, ठीक है। यहाँ से एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। किसके साथ? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम का एनोडीकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा? सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए खुले में रहने पे आग पकड़ लेती है। चलिए नेक्स्ट पेज, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस एवं धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, जैसे धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड प्लस जल धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। 2K प्लस 2H2O 2KOH बनाया, H2 प्लस उसमें ऊर्जा। ये सब सूत्र देख लीजिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। Ca प्लस 2H2O COH2 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। धातु प्लस तनु अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन बनाती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। लेकिन मैग्नीशियम तथा मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। यहाँ इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता इसका कर्म देखिए, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एल्यूमिनियम, जस्ता, फिर लोहा। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? रॉयल जल का लैटिन शब्द है जो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। यह गोल्ड को गला सकता है। एक्वारेजिया जो है गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। यह अकेले नहीं गला सकता, लेकिन दोनों मिलकर कौन कौन? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 में और 1:1 में सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इसका अनुपात भी पूछ दिया जाता है और कौन किसको किसको मिलाकर बनता है ये भी पूछ दिया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनता है एक्वारेजिया। किसी अम्ल में, ठीक है, उन अभिकारकों में से एक जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। यह उन अभिकारकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। कौन? एक्वारेजिया। नेक्स्ट पेज, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देता है। जैसे धातु A प्लस B का लवण विलयन है तो A का लवण विलयन प्लस धातु B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद को विकसित किया गया है, जिसे निम्न श्रेणी को विकसित किया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है यह दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्रम है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ देता है। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन हो गया? गोल्ड। सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन है तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। KLm कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। देखिएगा,
कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया। उत्कृष्ट गैस्ट, अभी पीछे बताए थे उत्कृष्ट गैस्ट, जिसका संयोजकता पूर्ण होने के कारण वह अभिक्रियाशील नहीं होता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन उत्कृष्ट गैस में आते हैं। धातु में कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम सभी धातु है। अधातु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर से देखिएगा उत्कृष्ट गैस कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसका हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18। धातु में सोडियम 11, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है, एल्यूमिनियम के 13 है, पोटेशियम के 19 है, कैल्शियम के 20 है। परमाणु संख्या आप लोग 30 तक कम से कम याद रखिएगा। अधातु में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। ठीक है, ये परमाणु संख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजकता यौगिक कहा जाता है। क्या? धातु से अधातु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे MgCl2 में उपस्थित धनायन और ऋणायन दोनों है। Mg और धनायन है और Cl2 ऋणायन है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दिया हुआ है, ये याद रख लीजिएगा। NaCl नमक का गलनांक 1074 और केल्विन में दिया हुआ है और क्वथनांक 1686। LiCl का 887 गलनांक है, 1600 क्वथनांक है। CaCl2 का 1045 गलनांक है और 1900 क्वथनांक है। CO का 2850 गलनांक है, क्वथनांक 3120 है। MgCl2 का गलनांक 981, क्वथनांक 1685। अब देखिएगा आयनिक यौगिक निम्न सामान्य गुणधर्मों पर अपना ध्यान दिया होगा। ठीक है, आयनिक यौगिक में कौन कौन से गुणधर्म है? भौतिक प्रकृति, गलनांक और क्वथनांक, घुलनशीलता और विद्युत चालकता। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। भौतिक प्रकृति क्या है? धन एवं ऋणायन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। किसके कारण? धन एवं ऋणायन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, या भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसके मजबूत अंतराण्विक आघर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होता है। नेक्स्ट, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट पेज। पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातु कहाँ से मिलती है? पृथ्वी की भूपट्टी से। यहाँ पे भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज कहते हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, वो खनिजों को अयस्क कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से तो बहुत सारे खनिज निकलते हैं, लेकिन जिससे हम लोग लाभ होता है, जो हम लोग मानव जीवन में उपयोग करते हैं, उसे क्या अयस्क कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने की धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे गोल्ड, सोना देखें कम अभिक्रियाशील था। चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में मध्य में धातुएं कौन है? जस्ता, लोहा, पीवी। ये अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। अब देखिए पृथ्वी की भूपट्टी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील धातु। जैसे यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटन से प्राप्त धातुएं ये सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, और कार्बन के उपयोग से जस्ता, लोहा, पीवी, कॉपर है, और प्राकृतिक अवस्था में सोना और चांदी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ मिलती है, जिसे गैंग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनविक्रिय हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सोना और चांदी। सिनेबार, HGS, मरकरी यानी पारद का एक अयस्क है, सिनेबार का। ठीक है, मरकरी जो है भारत का एक अयस्क सिनेबार है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड पारद में अपचयित हो जाता है। जैसे 2HGS + 3O2 से तापन दिया तो 2HGO + 2SO2 का निर्माण किया, और 2HGO तापन दिया तो 2Hg + ऑक्सीजन का निर्माण किया। नेक्स्ट, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से CO2OS के रूप में उपलब्ध तांबे, कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जाता है। जैसे 2 कॉपर
सल्फाइड CO2S प्लस 3O2 तापन दिया, 2CuO कॉपर ऑक्साइड बना और 2SO2 बना। इसी प्रकार ये भी वही है। नेक्स्ट देखिएगा, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु कौन कौन थे? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, ठीक है। प्रकृति में प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, जो पीछे भी देखेंगे। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट गैस को सीमित आयु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। फिर से देखिएगा, सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो भर्जन कहलाता है। और कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। देखिए यहाँ भर्जन का एग्जाम्पल, 2ZnS प्लस 3O2 तापन दिया तो 2Zn ऑक्साइड प्लस 2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण हुआ। ZnCO3 तो तापन दिया तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। यह निष्पादन, ये भर्जन का उदाहरण है। अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को तापन दिया तो जिंक प्लस कोबाल्ट बना, CO बना, ठीक है। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। धातुओं से उनके यौगिक से प्राप्त करना अपचयन प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूने के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? देखिएगा, 3MO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम से गर्म किया जाए, 3Mn प्लस Al2O3 का प्लस उष्मा का निर्माण किया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है, रेल पटरियों को सांधित करने के लिए यानी जोड़ने के लिए थर्मिट प्रक्रम का बिल्डिंग किया जाता है। कौन सा? थर्मिट प्रक्रम। नेक्स्ट पे थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है, हम एक एक पॉइंट को कवर किए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। देखिए, यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, जैसे पिछले अभी उदाहरण जो बताए थे। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया उपयोग रेल की पटरियों और मशीनरियों पुर्जों को दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। किससे? आयरन ऑक्साइड से। Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम से जोड़ा तो क्या बना? 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा का निर्माण होगा। अब यहाँ पे आइएगा, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित होती है और एनोड धन आवेशित पर क्लोरीन मुक्त होती है, ठीक है। जैसे देखिए, कैथोड पर Na प्लस सी, Na/2Cl से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, 2Cl2 प्लस इतना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से किसके द्वारा? विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा कौन कौन से प्राप्त किया जाता है? जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं को परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, विलेय अशुद्धि विलयन में चली जाती है तथा विलेय अशुद्धि एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। हो सकता है आपको बाहर का मोटर का आवाज जा रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सुनिएगा, संक्षारण। संक्षारण से क्या होता है? खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसके कारण संक्षारण के कारण यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अब ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा और है। संक्षारण से सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे? तो पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, असद लेपन, लोहे की वस्तु पर जंसते की परत को असद लेपन कहा जाता है। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को असद लेपन या जस्तीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पे देखिएगा, लोहा अत्यंत नरम होता है। शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। यदि हमें थोड़ा कार्बन 0.05% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। क्रोमियम मिलाने, निकेल एवं क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है, जो कठोर हो जाता है और जंग नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है।
यहाँ पे देखिएगा, शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है या काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में आभूषण 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना भारत में शुद्ध सोना का आभूषण बन ही नहीं सकता वह, क्योंकि नर्म होता है बहुत। इसके लिए क्या मिलाया जाता है? चांदी या तांबा। 22 कैरेट के सोना का उपयोग भारत में किया जाता है। 22 कैरेट मतलब 22 शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी या तांबा मिलाया जाता है। देखिएगा, कोई धातु पारद है तो इसे मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसे मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? अम्लगम। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसे मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम हो जाता है। तांबे एवं जस्ता की मिश्र धातु पीतल है। कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु को पीतल का निर्माण होता है। ताम्र और टीन, कॉपर और टीन की मिश्र धातु से कांसा निर्माण होता है जो विद्युत के कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। चलिए, वो यहाँ चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट में दिया है वो पढ़ लेते हैं। धातुएं तन्य, आघातवर्ध, चमकीले एवं उष्मांत तथा विद्युत के सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। कमरे के ताप पर पारद द्रवावस्था में होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि धातु को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो पीछे आप लोग पढ़े होंगे। जो पढ़े हैं वही इसमें दिया हुआ है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट ये 2 पॉइंट और है। 2 या 2 से अधिक धातुओं तथा एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इसे परिघटना को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचाने के लिए जस्तीकरण लोहे पे किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे पीछे। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह ना तो आघातवर्ध है ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातु उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। अधातुएं ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है। अधातुएं तन्य अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो ये चैप्टर तीसरा धातु और अधातु खत्म होता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम ये किताब आप लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है वही हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।